हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं फ्रॉम योर स्टडी नोट नंबर 10, जिसका नाम है मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट। मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोगों को पढ़ना है सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी, देन पावर के बारे में हम चर्चा करेंगे, देन डेलीगेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्लास 12 की यादें ताजा करने वाले हैं। हाँ, क्लास 12 की यादें हैं, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, बस वही सब। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करेंगे और फाइनली देखेंगे अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी में क्या डिफरेंस है और क्या क्या चीजें जो है वो डेलीगेट होती है और क्या चीजें डेलीगेट नहीं होती। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में तुमको बोला था टर्म पावर इज द ऑफन कंसीडर्ड सिनोनिम्स टू द अथॉरिटी। बोल रहा है पावर को हम लोग सिनोनिम्स की तरह यूज करते हैं अथॉरिटी के। पर मैं एक बात तुमको सही सही बताऊं तो पावर और अथॉरिटी इज अ टू डिस्टिंक्ट टर्म। पावर इज अ बिगर टर्म, अथॉरिटी इज अ शॉर्टर टर्म। मतलब ये पावर है ना, तो उसका एक छोटा सा पार्ट होता है अथॉरिटी। पावर इज मतलब मैं पावर को कैसे डिफाइन करूं? पावर मतलब होता है भाई बहुत सारी चीजें आ जाती है पावर के अंदर, और अथॉरिटी के अंदर सिर्फ डिसीजन मेकिंग पावर होती है। अथॉरिटी इज अ पावर, इज अ सब फील्ड ऑफ पावर। अथॉरिटी मतलब होता है डिसीजन मेकिंग करने की, तुमको जो हम लोगों ने दी है पावर, वो चीज होती है। तो रियली स्पीकिंग देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स। पावर रिफर्स टू द एबिलिटी और कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर और एटीट्यूड ऑफ द अदर इंडिविजुअल। तो क्या बोल रहा है? पावर को हम बोल सकते हैं एबिलिटी और कैपेसिटी इन्फ्लुएंस करने का बिहेवियर और एटीट्यूड ऑफ द अदर इंडिविजुअल। ठीक है। एट द सेम टाइम मैनेजर्स पावर में बी कंसिडर as his ability to cause subordinate to do what the manager wishes to do। तो बोल रहा है मैनेजर की ये ताकत होती है कि वो अपने सबऑर्डिनेट से जो चाहे वो करवा लेता है, उसको इन्फ्लुएंस कर लेता है। पावर इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन अथॉरिटी। बोल रहा है पावर ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है अथॉरिटी से। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है। Authority is derived from the position whereas power may be derived from the many sources like technical competence, seniority etc। तो बोल रहा है अथॉरिटी कहां से डिराइव होगी भैया? पोजीशन से। जानते हो ना, अथॉरिटी पोजीशन से, स्केलर चेन से डिराइव होती है। लेकिन पावर कहीं से भी डिराइव हो सकती है, लाइक तुम्हारे पास टेक्निकल कॉम्पिटेंसी है या तुम सीनियर हो एक्सेट्रा। ठीक है। तो बोल रहा है मैनेजर पावर में भी मेजर इन टर्म्स ऑफ हिज एबिलिटी। तो बोल रहा है एक मैनेजर की पावर उसकी किस एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितना रिवॉर्ड तुमको दे सकता है, वो कैसे तुमको पनिश कर सकता है और तुमसे वो रिवॉर्ड को विड्रॉ कर सकता है। ठीक है। तो उससे पता चलता है कि उसके पास कितनी पावर है। उसके पास पावर है तो वो तुमको रिवॉर्ड दे सकता है, तुमको पनिशमेंट दे सकता है और तुमसे रिवॉर्ड को वापस ले सकता है। ठीक है। दस रिवॉर्ड, कोअर्जन, डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी, एक्सपर्ट द मेन सोर्सेज ऑफ पावर। अथॉरिटी में भी डिस्क्राइब एज द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। ठीक है। पावर सिंस इट इज फॉर्मली bestowed by the organization, authority always flows downward, is delegated from top to bottom। बोल रहा है अथॉरिटी हमेशा डाउनवर्ड फ्लो करती है क्योंकि अथॉरिटी टॉप टू बॉटम जाती है। तो हमको इससे ये पता चला कि पावर जो है ब्रॉडर टर्म है, जबकि अथॉरिटी शॉर्टर टर्म है। अथॉरिटी पावर का एक हिस्सा होता है। अथॉरिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में अगर हम बात करें तो इन मैनेजमेंट अथॉरिटी, अब देखो अथॉरिटी मतलब सिंपल होता है डिसीजन मेकिंग पावर। तुमको ऑर्गेनाइजेशन में कितनी डिसीजन मेकिंग पावर मिली तुम्हारे लेवल में, दैट इज अथॉरिटी। सिंपल शब्दों में बोलूं तो। ठीक है। may be defined as the right to guide and direct the action of the other and to secure from them responses which are appropriate to the attainment of the goals of the organization। तो बोल रहा है बेसिकली तुम्हारे पास राइट होता है किसी इंसान को गाइड करने का, डायरेक्ट करने का, ताकि तुम ताकि उनका तुम रिस्पॉन्स ले सको एप्रोप्रिएट, जिससे हमको पता चल सके कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स अचीव हो रहा है कि नहीं, हम लोग सही रास्ते पर है कि नहीं, हम संकट में तो नहीं है। ये चीज इट इज राइट टू यूटिलाइज ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज टू मेक डिसीजन। बेसिकली ये मेक डिसीजन ही है अथॉरिटी का मतलब। Authority is the right to decide and direct other to perform certain duties in achieving organization goal। बोल रहा है अथॉरिटी एक ऐसा राइट होता है जो कि तुम दूसरे बंदे को वो करते हो, इन्फ्लुएंस करते हो ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ अपने कदमों को बढ़ा सके। ठीक है। इट रिफर्स टू द राइट टू मेक डिसीजन एंड टू गेट द डिसीजन कैरिड आउट। बोल रहा है डिसीजन मेकिंग राइट होता है और कैसे आप डिसीजन को कैरिड आउट करवाओ सामने वाले इंसान से। तो इट इज अ राइट टू एक्ट। तो इट इज अ बेसिकली राइट टू एक्ट। फिर उसके बाद बर्नार्ड के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दिया, अथॉरिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट इज एक्सेप्टेड बाय कंट्रीब्यूटर टू अ मेंबर ऑर्गेनाइजेशन जनरेटिंग द एक्शन टू द कंट्रीब्यूट that is governing and determining what he does or is not to do so far as the organization is concerned। तो बर्नार्ड के अकॉर्डिंग अथॉरिटी एक ऐसा कैरेक्टर होता है, कम्युनिकेशन होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिससे कि एक आदमी एक्सेप्ट, जैसे कि एक जो आदमी है जो ऑर्डर देगा और एक आदमी जो ऑर्डर लेगा, तो आदमी को ऑर्डर देने की पावर मिले और इतनी पावर मिले कि वो जो ऑर्डर दे उसको जो सामने वाला आदमी जिसको ऑर्डर दे रहा है वो उसको एक्सेप्ट करे। ठीक है। तो बेसिकली एक मैनेजर अगर एक सुपरवाइजर को ऑर्डर देगा तो सुपरवाइजर एक्सेप्ट करेगा ना, पर एक मैनेजर अगर सीईओ को ऑर्डर देगा तो सीईओ एक्सेप्ट करेगा नहीं। इसलिए तो मैनेजर की अथॉरिटी कम है, इसलिए तो सीईओ की अथॉरिटी ज्यादा, मैनेजर की अथॉरिटी कम और सुपरवाइजर की उससे कम, और फिर उसके बाद वो लाइनमैन की सबसे कम होती है। इसलिए तो अथॉरिटी की स्केलर चेन बनाई जाती। क्यों? ताकि अपने से ऊपर वाले की बात नीचे वाला माने। ठीक है। तो सिंपली फिर यहाँ पर अलग अलग ऑथर ने अलग अलग डेफिनेशन दिए हैं।
इन द क्लासिकल व्यू अथॉरिटी ओरिजिनेट एट सम वेरी हाई लेवल ऑफ सोसाइटी एंड दिस लॉफुली पास डाउन टू डाउन, ठीक है। तो इसके बाद चलो ये सब वही बातें लिखी है, इसको रीड मार लेना एक बार, रीड मार लेना एक बार, वही सब बातें दोबारा दोबारा लिखी है अलग अलग ऑथर्स के द्वारा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अथॉरिटी क्या, अथॉरिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, तो पहला है लीगल एंड लेजिटिमेट, अथॉरिटी इज फॉर्मल। तो सबसे पहली बात हमको पता है अथॉरिटी प्रिस्क्राइब्ड होती है, हवा में तीर नहीं छोड़ी जाती, तुमको पता है तुम्हारे पास कितनी अथॉरिटी है, तुमको बकायदा बता दिया जाता है कितनी डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास है, कितनी डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास है, ये आपको बता दिया जाता है। तो दिस इज लीगल एंड लेजिटिमेट, एग्जैक्ट क्लियर, तुमको बिना अनएम्बिगियस तरीके से तुमको ये बता दिया जाता है अथॉरिटी फॉर्मल है, ठीक है। इट इज नॉट अनलिमिटेड, अथॉरिटी कभी अनलिमिटेड नहीं होती, अथॉरिटी इज लिमिटेड, जितनी दी गई है उतनी एक्सरसाइज कर सकते हो, उससे ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तुमको डिफाइंड रहेगा इन एडवांस में कि तुमको कितने ज्यादा, तुमको पहले से सारे रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसी और नॉर्म्स सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड बता दिए होंगे, उससे ऊपर काम तुम नहीं कर सकते, ठीक है। रिलेशनशिप है दो लोगों के बीच में, एक सुपीरियर होगा एक सबऑर्डिनेट होगा, जिसमें सुपीरियर को पता होगा कि वो कितने ऑर्डर सबऑर्डिनेट को दे सकता है और सबऑर्डिनेट को पता होगा कि कितने ऑर्डर वो ले सकता है और कितने ऑर्डर उसको मानने हैं। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। Authority is used for achieve organization. The basic purpose behind the use of authority is to influence the behavior of subordinate in terms of doing right thing at the right time so that the organization तो बेसिकली बोल रहा हूँ अथॉरिटी का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग करना और अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर पास करना ताकि वो सही तरीके से सही काम सही समय पे करे, जिससे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो जाएं, ठीक है। फिर उसके बाद है actions and behavior of subordinate provide the basic for getting things done, ठीक है। authority is done to means of coordination in organization, line of authority serve the link integrate the various part, बोल रहा है कोऑर्डिनेशन के लिए भी अथॉरिटी बहुत जरूरी है। अथॉरिटी से हमको एक लाइन ऑफ एक्शन पता चलता है, एक स्केलर चेन, भाई बार बार मैं बोल रहा हूँ स्केलर चेन बनती है अथॉरिटी से, क्या बनती है स्केलर चेन बनती है। तो उससे हमको समझ में आएगा किसको किसके साथ किस समय कहां इंटीग्रेट करके रखना है, किस डिपार्टमेंट को किससे इंटीग्रेट करे, किस इंडिविजुअल को किस सुपीरियर को किस सबऑर्डिनेट साथ इंटीग्रेट करे। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है क्या अथॉरिटी, ठीक है। फिर बोल रहा अथॉरिटी गिव राइट ऑफ डिसीजन मेकिंग, अथॉरिटी से हमको डिसीजन मेकिंग राइट मिलता है, मैं बार बार बोल चुका हूं। अथॉरिटी इटसेल्फ एन ऑब्जेक्टिव बट इट्स एग्जिस्टेंस इज ऑलवेज सब्जेक्टिव, बोल रहा है अथॉरिटी ऑब्जेक्टिव टर्म है पर उसका एग्जिस्टेंस हमेशा सब्जेक्टिव टर्म माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी एक्सरसाइज डिपेंड करती है पर्सनैलिटी ऑफ द मैनेजर में, और सबऑर्डिनेट जिसको ऑर्डर दिया जा रहा है या जो एक्सरसाइज करेगा उसके ऊपर डिपेंड करती है बहुत ज्यादा। तो ये कहीं ना कहीं एक सब्जेक्टिव बन जाती है ऑब्जेक्टिव होने के बावजूद, ठीक है। फिर हमको देखना है लाइन और स्टाफ अथॉरिटी क्या होती है। तो लाइन अथॉरिटी भाई बहुत सिंपल सी बात है, लाइन अथॉरिटी वो होती है जो एक्चुअल में ऑपरेशंस को अंडरटेक करते हैं, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से लेकर नीचे लेबर्स तक जितने भी लोग ऑपरेशन का काम करते हैं, ऑपरेशन मतलब धंधे वाला काम, मतलब प्रोडक्शन कर रहे हैं या सेल्स कर रहे हैं, जो सर्विस प्रोवाइड कर, जो भी चीज उन लोग करते हैं वो क्या होता है लाइन। और स्टाफ क्या होता है? स्टाफ वो होता है जो उनको असिस्ट करता है ये काम करने में। स्टाफ क्या होता है? उनको असिस्ट करते हैं काम में। लाइक तुम्हारा सीएमए हो, तुम चाहे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, तो तुम स्टाफ में रहोगे। क्यों? क्योंकि तुमको एक्चुअल में जाके प्रोडक्शन का काम नहीं करना है, तुमको मशीन नहीं चलानी है, तुमको असिस्ट करना है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने में, इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी बढ़ाने में तुमको लाइन वालों को असिस्ट करना है। तो तुम कौन हो? स्टाफ हो, ठीक है। तो लाइन और स्टाफ अथॉरिटी के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। Every organization exists to achieve specific goal. Line manager are directly responsible for achieving this goal. देखिए लाइन मैनेजर डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं ऑपरेशंस में, इसीलिए वो लोग डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। लाइन अथॉरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्टैंडर्ड चेन ऑफ कमांड स्टार्टिंग विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स स्टैंडिंग डाउन टुवर्ड द वेरियस लेवल इन द हायरार्की एट द पॉइंट वेयर द बेसिक एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर कैरिड आउट। तो बोल रहा है ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी लोग बेसिक एक्टिविटी ऑपरेशनल एक्टिविटी कैरिड आउट करते हैं वो सब लाइन में आते हैं। स्टाफ की बात करूं, स्टाफ अथॉरिटी बिलोंग्स टू दोज इंडिविजुअल ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रोवाइड करते हैं सर्विस लाइन मैनेजर्स को, ठीक है। स्टाफ कैन बी ऑफर लाइन मैनेजर प्लानिंग एडवाइस रिसर्च एनालिसिस ऑप्शन। तो ये लोगों को क्या प्लानिंग करके देते हैं, रिसर्च एनालिसिस करके देते हैं, डेवलपमेंट करके देते हैं। मैं बोला ना सीएमए लोग जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग करके देते हैं, ठीक है। स्टाफ कैन ऑल्सो असिस्ट इन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग कंट्रोल लीगल एंड फाइनेंशियल मैटर। तो स्टाफ क्या क्या इंप्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग कंट्रोल लीगल और फाइनेंशियल मैटर में भी हेल्प करता है। समझ में आया? तो दैट इज लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी। क्लियर हुई क्या बात? नेक्स्ट हमको बात करना है कॉन्सेप्ट ऑफ पावर के बारे में, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पावर के बारे में। तो देखो कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, ठीक है। तो यहां पर पावर लाइक अथॉरिटी इज अ मीनिंग इज अ मींस ऑफ एक्सरसाइजिंग इन्फ्लुएंस ऑन द बिहेवियर ऑफ पीपल। तो हम लोग पहले भी पढ़ के आए कि हम लोगों को बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना पावर होता है।
but power is stronger than influence. Influence is a psychological force which power is a personal force that enable a person to change the behavior of other. Authority is the means to exert influence. बोल रहा है लेकिन ये थोड़ा सा इन्फ्लुएंस से डिफरेंस है. इन्फ्लुएंस मतलब होता है तुम सामने वाले को मना रहे हो वो काम करने के लिए, पर पावर मतलब तुम उसको फोर्स कर रहे हो वो काम करने के लिए. आप एक ऐसा एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर डाल रहे हो कि वो काम करेगा ही करेगा. ठीक है, दैट एनेबल्स अ पर्सन टू चेंज द बिहेवियर ऑफ अदर. पावर इज एन इंपॉर्टेंट मीन्स टू एनफोर्स obedience to the rules regulation decision of the organization. तो बोल रहा है पावर एक इंपॉर्टेंट मीन्स है एनफोर्स करने के लिए, क्या, रूल्स रेगुलेशन और डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन का. पावर में बी डिराइव्ड ऑन पर्सनल एंड इंस्टीट्यूशनल बेसिस. द यूज ऑफ पावर में अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ पर्सन इन द डिजायर्ड मैनर. बोल रहा है पावर को यूज करने से जो भी बंदा है जिसके ऊपर आप पावर एक्सरसाइज कर रहे हो डिजायर्ड मैनर में वो काम करेगा, जैसा आप चाहते हो वैसा वो काम करेगा. लाइक पनिशमेंट के डर से बच्चे काम करते, तो पनिशमेंट के डर से ऑर्गेनाइजेशन में भी लोग काम करते हैं. ठीक है, सैलरी कट डाउन के डर से लोग एब्सेंटिज्म कम कर देते हैं, तो दैट इज पावर. ठीक है, however it does not necessarily implies that the people are in agreement with the exercise of power that a person is depending upon another. He or she is subject to the other person power. तो बोल रहे हैं लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि implies that the people are in agreement with exercise of power that a person is dependent upon another. बोल रहे हैं जो लोग एक्सरसाइज करते हैं पावर को, ठीक है, उन लोग जो लोगों को अपने आप में डिपेंड करा रहे हैं, मतलब बेसिकली स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर बात कर रहा है. तो वो जो पावर है जो एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, वो नेसेसरली डिपेंड नहीं करती है कि वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करे. यहाँ पर समझ में ही बात. तो देखो the other person dependent upon other, he or she is just subject to the other person power. तो उन लोग बेसिकली दूसरे पर्सन की पावर के ऊपर डिपेंड करते हैं. लाइक मान लो एक दो मैनेजर की आपस में इतनी पोस्ट है, ये देखो थोड़ा सा गैप है, एक बंदा थोड़ा सा ऊपर के पोस्ट में, एक बंदा थोड़े से नीचे के पोस्ट में. तो यहाँ पर एक दूसरे की पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि किसके ऊपर किसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है. ठीक है, वो टोटली डिपेंड करता है पावर के ऊपर, जिसका पावर ज्यादा है उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है. ये बात बोल रहा है, बेसिकली सब्जेक्टिव टर्म है. ठीक है, नेक्स्ट सोर्सेज ऑफ पावर क्या. देयर आर सेवरल बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पावर. जॉन फ्रेंच एंड बर्थनम रेवन हैज आइडेंटिफाइड 5 बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पावर. तो 5 बेसिस हम लोगों को पढ़ने हैं. पहला रिवॉर्ड पावर, दूसरा है कोर्सिव पावर, तीसरा एक्सपर्ट पावर, चौथा है रेफरेंट पावर और पांचवा है लेजिटिमेट पावर. तो एक एक करके हम सब देखेंगे. पहला रिवॉर्ड पावर. द एबिलिटी टू ग्रांट और विदहोल्ड रिवॉर्ड इज अ की सोर्स ऑफ पावर. बेसिकली तुम आदमी को बोल दो सामने वाले को कि तुम टारगेट पूरा कर दो और मैं तुमको रिवॉर्ड दूंगा, तो दैट इज पावर. सामने वाला इंसान तुम्हारे हिसाब से काम अप करेगा, क्यों, रिवॉर्ड की लालच में. तो रिवॉर्ड पावर. रिवॉर्ड में भी फाइनेंशियल, सोशल, साइकोलॉजिकल. तो कैसा भी हो सकता है, वो फाइनेंशियल हो सकता है, मतलब तुम उसको बोल रहे हो तेरी सैलरी बढ़ा दूंगा. सोशल हो सकता है, मतलब तुम उसको एक टिकट दे दिए, जा स्विट्जरलैंड ट्रिप हो गया. या फिर साइकोलॉजिकल हो सकता है, मतलब बेसिकली तुम उसकी पब्लिकली तारीफ कर दिए, तो साइकोलॉजिकली वो मोटिवेट हो गया कि नहीं यार ये मेरी तारीफ करता है पब्लिकली, मेरे को ऊंचा दिखा दिए, ठीक है, लोगों के सामने. वो एक बात है. ठीक है, नेक्स्ट फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स इंक्लूड सैलरी, वेजेस, फ्रिंज एक्सेट्रा, सपोर्ट, प्रेज, रिकॉग्निशन, स्टेटस एक्सेट्रा. नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, ठीक है, तो बोला बेसिकली कि जो सैलरी, वेजेस, फ्रिंज बेनिफिट्स है वो फाइनेंशियल होते हैं, और नॉन फाइनेंशियल क्या होते हैं, सपोर्ट, प्रेज, रिकॉग्निशन, स्टेटस एक्सेट्रा. मैं तुम लोगों को पहले ही बता दिया. ठीक है, person seeking reward are depending upon the individual who is in position to offer the reward. He offer reward in exchange of some behavior like effort, performance, obedience, loyalty and so on. तो बोल रहा है जो पर्सन है, पर्सन्स वो रिवॉर्ड लेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि इंडिविजुअल के पास कितनी ताकत है रिवॉर्ड देने की, और किस बेसिस पे रिवॉर्ड मिलेगा. रिवॉर्ड मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ एफर्ट्स, परफॉर्मेंस, ओबीडियंस और लॉयल्टी. इस बेसिस पे मैनेजर के पास जितनी पावर है उतनी रिवॉर्ड वो आपको देगा. दोस्त who refuse to carry out his order or denied reward, a person may be in position to offer reward by virtue of being a manager, a leader, or relative wealthy person. तो बोल रहा है एक पर्सन तभी पोजीशन में हो सकता है जब वो मैनेजर हो, लीडर हो या फिर अमीर आदमी हो, रिलेटिवली वेल्दी पर्सन हो, तभी वो रिवॉर्ड ऑफर कर सकता है. समझ में ही बात. नेक्स्ट है कोअर्सिव पावर. तो देखो दिस इज द एबिलिटी टू पनिश अदर फॉर नॉट कैरिंग आउट ऑर्डर्स और फॉर नॉट मीटिंग द सर्टेन रिक्वायरमेंट. तो बोल रहा है कोअर्जन पढ़े थे ना लॉ में, वही बात यहाँ पर बोल रहा है कि ये वो पावर है जिसमें तुम सामने वाले इंसान को पनिशमेंट दे सकते हो अगर वो तुम्हारी बात नहीं माना तो. ठीक है, द पर्सन हु इज इन पोजीशन टू कोअर्ज अदर फोर्स और कंपेल्स देम टू डू और नॉट टू डू समथिंग. ठीक है, पर्सन उस पोजीशन में होना चाहिए कि सामने वाले इंसान को वो कुछ काम करने के लिए या कुछ काम करने से रोकने के लिए कोअर्जन में डाल सके. कोअर्जन मतलब जबरदस्ती करवा सके. द पर्सन हु फील्स कोअर्ज्ड कंप्लाइज फॉर द फियर ऑफ पनिशमेंट. जो बोल रहा है जिस पर्सन जो एग्रीव्ड पार्टी होगी, मतलब यहाँ लॉ की लैंग्वेज में यूज कर दिया, जो पार्टी सफर कर रही होगी कोअर्जन से, उसको डर है पनिशमेंट का. बेसिकली वो क्या है, उसको डर है पनिशमेंट का. ठीक है, एग्जाम्पल मैनेजमेंट में फोर्स वर्कर्स टू कॉल ऑफ द स्ट्राइक बाय गिविंग एन अल्टीमेटम
that otherwise they will be suspended। बोल रहा है मैनेजमेंट अगर कोई वर्कर स्ट्राइक कर रहे हैं, वर्कर का ग्रुप स्ट्राइक कर रहा है तो उनको डरा धमका के कि तुमको जॉब से निकाल दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, उस स्ट्राइक को रोकवा सकती है। तो दैट इज कोअर्जन। कोर्सिव पावर इज द अपोजिट ऑफ रिवॉर्ड पावर। कोर्सिव में भी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, फिजिकल, साइकोलॉजिकल। बोल रहा है रिवॉर्ड से उल्टा होता है ये, यहाँ पर तुमको पनिशमेंट दी जाती है, और ये इनडायरेक्ट, फिजिकल, साइकोलॉजिकल और डायरेक्ट भी हो सकती है। नेक्स्ट एक्सपर्ट पावर। तो देखो अ पर्सन हैविंग एक्सपर्टाइज और स्पेशलाइज्ड नॉलेज और इंफॉर्मेशन हैज पावर ओवर दोज हु सीक्स हिज एक्सपर्टाइज। ठीक है, तो बेसिकली जिस लोगों के पास कोई स्पेशल नीड, कोई स्पेशल टैलेंट, कोई स्पेशल स्किल है तो उसके पास एक्सपर्टाइज पावर होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अ टीचर हैज एक्सपर्ट पावर ओवर स्टूडेंट, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ओवर हिज क्लाइंट एंड अ डॉक्टर ओवर हिज पेशेंट। तो बोल रहा है टीचर के पास एक्सपर्ट पावर होती है स्टूडेंट के उसमें, मतलब स्टूडेंट्स को लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं क्योंकि उनके पास नॉलेज ज्यादा है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास क्लाइंट से ज्यादा नॉलेज होता है। ठीक है, और एक डॉक्टर के पास उसके पेशेंट ज्यादा नॉलेज होता है। तो बेसिकली इन लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने नॉलेज के बेसिस में। ठीक है, नेक्स्ट है रेफरेंट पावर। तो देखो दिस इज बेस्ड ऑन द पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, एट्रीब्यूट्स और पर्सनल वर्च्यू ऑफ अ पर्सन। सच अ पर्सन हैज अ चेरिज्म व्हिच अट्रैक्ट पीपल्स टुवर्ड्स हिम। बोल रहा है एक ऐसा उसकी इमेज होती है, एक ऐसी उसकी पावरफुल पॉजिटिव इमेज होती है जो लोगों को उसके तरफ अट्रैक्ट करती है, उसको फॉलो करने में मदद करवाती है, मतलब लोगों को फोर्स करती है कि वो उनको फॉलो करे, इतनी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी बिकम पावरफुल एंड ह्यूज फॉलोइंग ड्यू टू चेरिज्म। ठीक है, तो महात्मा गांधी के हम फॉलोवर क्यों बने? क्योंकि उनका एटीट्यूड ऐसा था, उनका एटीट्यूड हमको पसंद आता था, उनकी जो सोचने की, उनकी मेंटल स्किल, उनकी एबिलिटी, उनका जो पर्सनालिटी था वो हमको पसंद आता था, इसलिए हम उनको फॉलो अप करते थे। ठीक है, reference as a source of power in a group or an institutional situation, the goal, values, word pattern etc। तो बेसिकली उनके गोल, उनके वैल्यूज, उनके वर्क पैटर्न, उनके सोचने समझने की जो उनका वे ऑफ थिंकिंग होता है वो शायद लोगों को पसंद आ जाए, इसलिए लोग उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, of a group become frames of reference for some person and they look to the group for inspiration and guidance। तो बेसिकली वो आदमी एक इंस्पिरेशन और एक गाइडेंस की तरह उभर के बाहर आता है। ठीक है, The group thereby command power and any manager of such group acquire power by virtue of his association with the group। तो कोई भी मैनेजर उस ग्रुप का एक बंदा मैनेजर बन के उभर के आ सकता है जिसका जो वे है, जो विजन है वो बाकी लोगों को समझ में आए और उसको फॉलो अप करने के लिए वो रेडी हो। लेजिटिमेट पावर, दिस इज डिराइव फ्रॉम द फॉर्मल पोजीशन ऑफ अ पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखो बेसिकली जहां लेजिटिमेट वर्ड आया वहां फॉर्मल, सिंपल सी बात, फॉर्मल पावर। फॉर्मल लेजिटिमेट पावर इज कॉल्ड अथॉरिटी एंड इट इज वेस्टेड ऑन द इंडिविजुअल। तो हम लोग पहले भी पढ़ के आए, फॉर्मल मतलब होता है अथॉरिटी, मतलब स्केलर चेंज जो होता है वो लेजिटिमेट पावर कहलाता है। तो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ पावर। तुम लोग इसको याद कर लेना, इसके लिए कुछ शॉर्टकट ट्रिक बना सकते हैं क्या? देखो RCERL है, रील्स। अभी इंस्टाग्राम रील्स आया ना, तो तुम रील्स बना लो, RRELC, रील्स, रील्स। ठीक है, तो तुम ऐसे इसको प्रोनाउंस कर सकते हो, RRELC, रील्स। अभी इंस्टाग्राम रील्स आया ना, तो बहुत ट्रेंडिंग में है, उसको भी रोस्ट करने पे लगे हुए हैं अभी लोग। तो दैट इज यू कैन लाइक मेक, और अगर तुमको याद हो जाए तब तो बहुत अच्छी बात है। अथॉरिटी और पावर के बीच में कुछ डिफरेंस देखते हैं। तो अथॉरिटी इज फॉर्म्ड राइट गिवन टू अ मैनेजर टू मेक डिसीजन मेकिंग, और पावर इज पर्सनल एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर। तो बेसिकली ये इन्फ्लुएंस होता है और ये डिसीजन मेकिंग होता है। इट फ्लोज डाउनवर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, पावर कैन फ्लो इन एनी डायरेक्शन। बोल रहा है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और ये कोई भी डायरेक्शन में चल सकता है। हायर द लेवल ऑफ मैनेजमेंट हायर विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर डज नॉट डिपेंड ऑन लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बोल रहा है जितना हायर मैनेजमेंट होगा उतनी हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, पावर कितने हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट उस पर डिपेंड नहीं करता। मान लो तुम्हारे पास नॉलेज की पावर है और तुम लोअर लेवल सुपरवाइजरी लेवल पे हो, सुपरवाइजरी लेवल में हो सकता है तुम्हारे पास ज्यादा नॉलेज हो। ठीक है, तो पावर ज्यादा है तुम्हारे पास। लेजिटिमेसी, अथॉरिटी इज ऑलवेज ऑफिशियल इन नेचर सो इट इज लेजिटिमेट। ठीक है, ये हमेशा ऑफिशियल नेचर का होता है तो इसलिए लेजिटिमेट होता है, जबकि पावर नीड नॉट टू बी ऑफिशियल इन नेचर सो इट इज नॉट लेजिटिमेट। ठीक है, और अथॉरिटी इज गिवन टू अ पोजीशन और अ पोस्ट, जबकि पावर रिसाइड इन पर्सन हु यूज इट। जो बंदा उसको यूज करेगा उसके हाथ में पावर होती है, जबकि ये गिवन पोजीशन और पोस्ट को दी जाती है। सिंपल सा फर्क है यार, अगर मेरे पास नॉलेज ज्यादा है, मैं सुपरवाइजरी लेवल में हूं तो भी मेरे पास पावर ज्यादा है, मेरे पास मैनेजर से ज्यादा नॉलेज है तो मेरे पास पावर ज्यादा है। तो पावर जो है वो एक अलग टर्म हो जाता है, अथॉरिटी जो है वो फॉर्मल स्ट्रक्चर क्रिएट कर देती है। ठीक है, तो समझ में आई बात। तो हम लोगों ने इतना कवर कर लिया है। अभी हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा पावर के बारे में और अथॉरिटी के बारे में। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आई हो, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, बाय बाय।